नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेटर प्लस पे हेड क्लर्क के जो हमारे जो हैं 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बचे हुए थे। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, सुनीता ने अपनी बचत को योजना ए और बी में 5:8 के अनुपात में 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया। योजना ए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है और योजना बी वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित समान दर पर ब्याज प्रदान करती है। यदि दोनों योजनाओं में 1.5 वर्ष बाद उसे प्राप्त कुल ब्याज 16,860 रुपये है, तो योजना बी में निवेश की गई राशि क्या होगी, ये आपको बताना है ना। तो सबसे पहले योजना ए मान लेते हैं, ये है योजना ए, ये है योजना बी, और इसमें जो है राशि किस अनुपात में निवेश की गई है, 5:8। ये हम मान लेते हैं ये है 5x और ये है 8x। उसके बाद योजना ए में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। तो योजना ए में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है ना। तो ब्याज की दर कितनी है आपकी, 20%, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से हो रही है तो दर कितनी हो जाएगी, आधी हो जाती है, तो ये हो जाएगी 10%। और समय कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। जब हम अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि रूप से संयोजित करते हैं तो आपका समय हो जाता है दुगना, और आपका जो ये होती है क्या बोलते हैं इसको, दर दर हो जाती है आपकी आधी, है ना। रेट परसेंट हो जाता है आधा, टाइम हो जाता है डबल। तो रेट परसेंट हो जाएगा 10%, और समय था 1.5 साल, तो 1.5 से कितना हो जाएगा 3, तो टाइम हो जाएगा 3। अब भाई इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। कैसे, अगर सबसे पहले अगर पहले साल 10 था ब्याज, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर पहले साल 10 था तो 10 से कितना ब्याज मिलेगा, 10 से हो जाएगा 11। दूसरे साल भी 10 से हो जाएगा 11, तीसरे साल भी 10 से हो जाएगा 11। तो अगर आप इसके गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। जब हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 133.1, है ना। तो 100 राशि थी और ब्याज प्लस राशि कितनी होगी, 133.1। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से पता करना चाहें तो वो हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 33.1%, है ना। तो आपका जो ये एक की जो राशि थी अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की थी हमने 10% की दर पर, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, 33.1%, है ना। ये बात समझ गए होंगे आप। अब हमें क्या निकालना है, बी का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो बी का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे भाई, रेट परसेंट कितना है 20%, और समय कितना है 1.5 साल। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल लेंगे, 20 साल पहले साल के लिए, तो आधे साल के लिए तो दर होगी 10% प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10/100, ऐसे ही निकालते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, प्लस 2 की 1 से गुणा करोगे 2, तो कितना आ जाएगा 32%। तो यहाँ पर ये ब्याज कितना आ गया 32%। यहाँ से आया 33.1% और यहाँ से आया बी का 32%। अब भाई हमें और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि दोनों योजनाओं से 1.5 वर्ष बाद उसे प्राप्त कुल ब्याज 16,860 रुपये, तो योजना ए और योजना बी दोनों का मिला के जो ब्याज प्राप्त हुआ उसे कितना हुआ, 16,860 रुपये प्राप्त। तो अगर हम दोनों का ब्याज मिला दें और इसके बराबर रख दें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए का जो ब्याज है वो कितना होगा, 33.1 की 5x से गुणा कर देंगे। तो जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 का ना 5, 5 तिया 15, बचा कितना 1, 5 तिया 15 और 1 16, 165.5, और ये एक्स था तो एक्स परसेंट, है ना। तो ए का ब्याज कितना आ गया, 165.5x%। ऐसे हम बी का निकाल लेंगे, 32 की 8 एक्स से गुणा करोगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 256x%। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 256, जब आप इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5, 6 5 11, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 6 5 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4, 421.5x%। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 16,860। ये बराबर किसके, 16,860 के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, ये x परसेंटेज कितना हो जाएगा, अगर हम x परसेंटेज की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 16,860, और ये चला जाएगा बटे में,
421.5 पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, और जब हम ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 और आ जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 421.5, इससे हमें किसे भाग देनी है, 16, 860, और आगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, 1 2 3। तो इससे हमें भाग देनी है। यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो ये इससे कितनी बार चला जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार चला जाएगा, 4। तो 4 कितना था, 168 60 जीरो, हाँ। तो 4 पंजे 20, और 4 ही करना 4 2 6, तो 4 दूनी 8, और 4 चौक 16, 4 बार चला गया। और आगे कितने जीरो है, 3 जीरो, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी निकली, 4000। अब हमें क्या बताना है, योजना बी में निवेश की गई राशि। तो योजना बी में हमने कितनी राशि निवेश की थी, 8x निवेश की थी। तो यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो 8 की x से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यह आ जाएगा 32,000 रुपये। तो योजना बी में निवेश की राशि कितनी आ गई हमारी, 32,000 रुपये। समझ पाए होंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, ए का ब्याज निकाला, वो कितना आया 33.1%। उसके बाद बी का ब्याज निकाला 32%, और इन दोनों का ब्याज जो है वो किसके बराबर रख दिया, 16,860 के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि 1.5 वर्ष बाद उसे प्राप्त कुल ब्याज कितना है, 16,860। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 8x में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 95 मीटर, 168 मीटर और 193 मीटर हैं। खेत को समतल करने की लागत 12.50 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है ना। तो हमें समतल करने की लागत पता करनी है। तो त्रिभुजाकार ये खेत है, और इसकी भुजाएं कितनी कितनी दे रखी हैं भाई, 95, 168 और 193। तो भाई 95 और 168 और 193 क्या है, ये ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये जो भुजाएं दे रखी हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल की आपको भुजाएं दे रखी हैं। कैसे, अगर आप 95 का स्क्वायर करो प्लस उसमें क्या कर दो, 168 का स्क्वायर कर दो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 193 के स्क्वायर के। क्योंकि आपका जो समकोण त्रिभुज होता है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, इसकी ये भुजा दे रखी है 95, ये 168, और ये दे रखी है 193। तो क्या होता है भाई, लंब का स्क्वायर मतलब 95 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 168 का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के। तो 193 के स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर को अगर हम जोड़ दें तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। तो ये किसकी भुजाएं हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं दे रखी है, आप करके भी देख सकते हो इसको। तो ये इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं दे रखी हैं। तो भाई राइट एंगल जे अगर ये त्रिभुज है, राइट एंगल है ना, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस कितना है भाई, बेस, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन पे आ गए हम, एक सेकंड रुकिए, आगे करते हैं इसे। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ से बेस या तो आप इसे मान लो या इसे मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, आंसर तो आपका सेम आना है ना, क्योंकि कर्ण ये है, बेस और हाइट इन दोनों से किसी को भी मान सकते हो। तो यहाँ से जो है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो 1/2, बेस मान लो ये है 95 और हाइट मान लेते हैं 168, है ना। ये तो ये आ गया त्रिभुज का जो खेत था उसका क्षेत्रफल, ये आ जाएगा। और इसे समतल करने की लागत कितनी है, 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। मतलब अगर 1 वर्ग मीटर आपको खेत को समतल करना है तो कितने रुपए लगेंगे, आपको 12.5 रुपये लगेंगे। लेकिन हमें खेत कितना समतल करना है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा इतने वर्ग मीटर। तो इतने वर्ग मीटर की आप 12.5 से अगर आप गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे खेत को समतल करने में आपका कितना खर्च आएगा। तो इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे भाई। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसे हम 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया 95 और 84। इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और 4 नम 36 और 2 38। उसके बाद 8 पंजे 40 और 8 नम 72, 72 और 4 76। कितना आ गया 0 8 6 3 9 7980। ये आ गया इन दोनों की गुणा करके। और इसकी हमें किससे गुणा करनी है, 12.5 से और गुणा करनी है ना। तो 1 0 ही ये है और 1 0 ये है, तो ये 2 0 के बाद ये पॉइंट हट जाएगा। तो अब हमें किसकी गुणा करनी है, 798 की गुणा करनी है 125 से। तो कितनी बार चला जाएगा भाई, 5 अट्ठे 40, 4 और 5 नम 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, बचा 4, 5 सत्ते 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। उसके बाद 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 1 19
और 2 सत्ते 14 और 1 15, ये कितना आ जाएगा 8 9 7, इन सबको जोड़ देंगे, 0 9 6 15 और 9 9 18 9 27, बचा 2, 9 2 11, 11 5 16, 16 3 19 का 9, बचा 1 7 और 1 8 और 1 9, कितना आ गया 99,750। तो 99,750 रुपये लगेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। पूरे खेत को समतल कराने में कितनी राशि लगेगी, 99,750 रुपये। समझ पाए होंगे। सबसे पहले हमने खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया और उसकी गुणा कर दी 12.5 से, बस यही करना था आपको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, एक आदमी धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी और धारा के अनुकूल समान दूरी कुल 5 घंटे में तय करता है। वह धारा के प्रतिकूल समान दूरी का 3 गुना 9 घंटे में तय कर सकता है, तो धारा के अनुकूल पिछली दूरी का 5 गुना तय करने में उसे कितना समय लगेगा, और ये घंटों में बताना है, ये आपको बताना है ना। तो धारा के प्रतिकूल, मान लो डिस्टेंस कितनी है, डी मान लो, है ना। दूरी कितनी है, हमने मान लिया दूरी थी डी किलोमीटर थी। तो धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल है तो ये मान लो ये है आपकी बोट की चाल और ये है आपकी जो है धारा की चाल, तो x माइनस वाई होता है, प्लस धारा के अनुकूल तो दूरी तो उतनी रहेगी और ये हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि धारा के विपरीत जाते हैं तो नाप की चाल में से धारा की चाल जो है घट जाती है, और जो है धारा की दिशा में जाते हैं तो नाप की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है। तो इन दोनों जो डिस्टेंस है धारा के विपरीत और धारा की दिशा में दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगता है, 5 घंटे लगते हैं। तो एक इक्वेशन आपकी आ गई ये वाली। अब आगे भाई, वह धारा के प्रतिकूल, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी और प्रतिकूल की बात हो रही है तो x माइनस पाई, धारा के प्रतिकूल समान दूरी का 3 गुना, तो समान दूरी पहले कितनी थी डी, तो इसका 3 गुना तो 3d हो जाएगा, है ना। 3 गुना 9 घंटे में तय करती है, तो इसको समय कितना लगता है, 9 घंटे लगते हैं। ये इक्वेशन आ गई आपकी 2। तो आप यहाँ से क्या करोगे, अगर हम पहली वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर दें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहली वाली इक्वेशन में हम 3 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3d, ये भी हो जाएगा 3d, और 3 की 5 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल आउट, और 3d अपॉन एक्स प्लस बाई बचेगा, ये 3d अपॉन एक्स प्लस बाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 15 में से 9 माइनस करोगे ये हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, 3 ही करना 3, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2x प्लस बाई, डी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, डी बराबर 2x प्लस वाई, ये डी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, ये डी की वैल्यू अगर हम सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें रख दें तो क्या होगा, तो डी की वैल्यू हम सेकंड वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और डी की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई, और नीचे क्या है x माइनस वाई, बराबर कितना है भाई 9 के बराबर है। तो अब यहाँ से जो है 3 की 2 से गुणा करोगे 6, और 6 के अंदर इसमें ब्रैकेट में गुणा होगी तो ये होगी 6 की x से गुणा होगी 6x, और 6 की बाई से गुणा होगी 6y, और बराबर कितना हो जाएगा 9 की x से गुणा होगी 9x माइनस के 9y, है ना। ये हो गया ना 6x प्लस 6y बराबर 9x माइनस के 9y। अब भाई ये 9x है, इधर वाले ये 6x इधर जाके हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9x में से 6x माइनस करोगे तो 3x बचेगा बराबर। अब ये है 6x बाई 6 बाई जो है प्लस के हैं, और ये 9 बाई माइनस के हैं, जब इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 बाई हो जाएगा, और 3 से 15 चला जाएगा 5 बार, तो x अपॉन बाई कितना आ जाएगा 5/1, x अपॉन बाई की वैल्यू कितनी आ गई 5/1। तो x किसकी वैल्यू थी, ये थी आपकी जो आपकी बोट है उसकी स्पीड थी, और जो बाई थी ये थी आपकी धारा की स्पीड। तो हम मान लेते हैं भाई धारा जो बोट की स्पीड है वो है 5 यूनिट, और जो धारा की चाल है वो कितनी है 1 यूनिट है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, धारा के प्रतिकूल पिछली दूरी का 5 गुना तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा भाई 5 गुना तय करने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले तो x और y की वैल्यू रख के यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो x और y की वैल्यू हम रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा भाई 3d अपॉन 5 में से 1 माइनस करोगे 4 बराबर 9, तो ये 3 से 3 बार चला जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 12, तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 12। तो अब हमारे पास d की वैल्यू भी है, देखिए 12, यहाँ से x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। अब हम इससे अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। धारा के प्रतिकूल, 1 मिनट यहाँ पर लिख लेते हैं इसे एक बार, x बराबर है 5, y बराबर है 1 और d बराबर है 12, इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं एक बार, है ना।
एक सेकंड रुकिए बस। तो यहाँ से अगर हम इन सब की वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया भाई, धारा के अनुकूल अनुकूल जा रहे हैं तो x प्लस बाई होगा, पिछली दूरी का 5 गुना। तो पहली दूरी कितनी थी, डी थी, उसका 5 गुना हो जाएगा 5d। और धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो ये x प्लस बाई। तो हमें बताना है कितना समय लगेगा, t की वैल्यू हमें निकालनी है। तो d की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 की 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 60 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 5 और बाई की 1, तो 5 प्लस 1 6 बराबर t। तो 6 से ये 60 कितने में चले जाएगा 10 बार। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 10 बार। 10 घंटे लगेंगे उसे, है ना। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, थोड़े स्टेप थोड़े ज़्यादा करने पड़े हमें, लेकिन हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, एक टोकरी में आमों की संख्या और सेबों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 3:5। ये है मैंगो और ये है आपके एप्पल। इनका अनुपात कितना दे रखा है 3x और, है ना, 3:5 है। जब टोकरी में 6 आम और डाल दिए जाते हैं और 3 सेब निकाल लिए जाते हैं तो आमों की संख्या और सेबों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है 11:14 हो जाता है। मतलब इसमें तो 6 आम हमने और डाल दिए और इसमें से क्या किया 3 सेब निकाल लिए, तो इनका अनुपात अब क्या हो जाता है 11:14। तो इसे सही से लिखते हैं। तो सबसे पहले थे 3x अपॉन 5x, ये थे मैंगो और ये थे एप्पल, है ना। तो हमने क्या किया भाई, इसमें 6 आम और जोड़ दिए, 6 इस टोकरी में 6 आम और डाल दिए और जो आपकी सेब वाली टोकरी थी उसमें से 3 सेब निकाल लिए। तो अब उनका अनुपात कितना आ गया 11:14। तो बस इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो 14×42x बराबर 14×84, और बराबर नहीं होगा प्लस होगा, है ना, ये होगा प्लस 14×84 प्लस 84 बराबर कितना हो जाएगा 11×5 55x और माइनस के 11×3 33। तो ये है 55x, ये है 42x। इधर आके किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो 55x में से 42x माइनस करोगे कितना बचेगा, ये बचेगा भाई 42 8 50 8 5 13x। तो 13x बराबर ये 84 है और ये माइनस के 33 है। इधर आके किसके हो जाएंगे प्लस के 33। तो प्लस के 33 और 84 कितना हो जाएगा 4 3 7 और 8 3 11 117 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी हो जाएगी 13 100 13 नंबर 117। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई 9 आ गई। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पहले कितने आम थे और पहले कितने सेब थे ये निकाल सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो पहले कितने थे भाई 9 की 3 से गुणा करोगे 9 3 27। मैंगो कितने थे 27 और 9 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 9 पंजे 45। तो ये एप्पल कितने थे, ये थे 45। अब यदि टोकरी में शुरू में 3 सेब और 3 आम डाले जाते हैं तो आमों और सेबों की संख्या का अनुपात क्या होगा। 3 सेब डाल दिए और 3 ही क्या डाल दिए 3 ही आम डाल दिए। तो आम पहले थे कितने 27, 3 और डाल देंगे तो कितने हो जाएंगे 30। और ऐसे ही सेब पहले थे 45, 3 और डाल देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 48। तो अब हमें जो है आम और सेब का अनुपात बताना है, मतलब 30/40, 30:48। इसका जो है हमें क्या बताना है अनुपात बताना है। तो 6 पंजे 30 और 6 6 छत्ते 6 अट्ठे 48। तो कितना अनुपात आ जाएगा 5:8 आ जाएगा। सी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है भाई, 2.5 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि 10,200 रुपये हो जाती है और साधारण ब्याज की समान प्रतिशत वार्षिक दर पर 5.5 वर्षों में 12,240 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर हमें बतानी है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो साधारण ब्याज जो होता है हर साल बराबर ही होता है। मतलब अगर इस साल 10 रुपये है तो अगले साल भी 10 रुपये होगा, उससे अगले साल भी 10 रुपये होगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है ना। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो 2.5 वर्षों में मान लो कोई राशि x थी, तो x पे 2.5 वर्षों में ये राशि प्लस ब्याज मिलके कितनी होगी, कुल मिला के होगी 10,200 रुपये। और 5.5 सालों में कितनी होगी 12,240 रुपये। तो 2.5 साल, ये था 2.5 वर्षों का था और ये था 5.5 वर्षों का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 साल। तो 3 साल का जो आपका साधारण ब्याज होगा वो होगा 12,240 में से अगर हम 10,200 रुपये माइनस कर दें तो वो हमें क्या मिल जाएगा 3 सालों का साधारण ब्याज मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम 10,200 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 0 और ये 4 0 2040। तो ये 2040 क्या आया भाई, ये 2040 आया
3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, ये 2040 आया। अगर हम यहाँ से 1 साल का साधारण ब्याज निकालना चाहें तो हमें 3 से भाग करनी पड़ेगी। तो 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, 680 रुपये। तो 1 साल का जो है साधारण ब्याज वो कितना आ गया, 680 रुपये। अब भाई 2.5 वर्षों में जो आपका मूलधन था प्लस ब्याज मिला के टोटल राशि कितनी हुई थी, 10,200 रुपये। तो अगर हमारे पास 1 साल का साधारण ब्याज 680 रुपये है तो यहाँ से हम 2.5 सालों का साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। तो 680 1 साल का साधारण ब्याज है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1360, है ना। इसका दुगना हो जाएगा 1360 रुपये। और आधे साल का साधारण ब्याज और निकालना है तो वो होगा इसका आधा, मतलब 340। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1700 रुपये। तो 2.5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो कितना आ गया हमारा, 1700 रुपये। और ये क्या है, 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो अगर हम इसमें से ये टोटल जो राशि है इसमें से 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो 10,200 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 1700 माइनस करना पड़ेगा। तो 0 0, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 10, 10 में से 1 गया 9, तो ये कितना बचा, 9500। तो 9500 क्या है हमारे पास, मूलधन। ये है मूलधन 9500 रुपये। और 1 साल का साधारण ब्याज है 680 रुपये। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वार्षिक ब्याज की दर निकाल सकते हैं सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज तो 680 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 9500 रुपये, गुणा दर हमें निकालनी है, समय है आपका 1 साल और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 19 बार चला जाएगा 5 से, और ये चला जाएगा 5 क्या ना 5 5 थे 15 और 5 छंग 30, 136। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 136 बटे 19। तो 19 अट्ठे कितने होते हैं, 136। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8% आ गई हमारी। और यही हमें निकालना था, ब्याज की दर कितनी होगी, तो ब्याज की दर होगी 8% वार्षिक। तो वी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, 5.4 सेंटीमीटर और 5.8 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 2.8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले दो ठोस धातु के लंब वृत्ताकार शंकु को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर भाई दो शंकु की बात हो रही है, एक की ऊंचाई है 5.4 सेंटीमीटर और दूसरे की है 5.8 सेंटीमीटर, और दोनों की आधार की त्रिज्या सेम है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, दोनों शंकु का आयतन, है ना। तो दोनों शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। तो पहले जहाँ पर अगर हम देखें कि भाई यहाँ पर जो है त्रिज्या तो दोनों में कॉमन है, और 1/3 पाई ये भी कांस्टेंट है, तो इन्हें बाहर ले लेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, इनको कॉमन आ जाएगा। और जो h1 प्लस h2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5.4 प्लस 5.8, है ना, ये आ जाएगा h1 प्लस h2। और ये किसके बराबर है, इन दोनों जो आपके लंबवृत्ताकार शंकु हैं इनको पिघलाकर क्या बनाया जाता है, ठोस गोला बनाया जाता है। तो इन दोनों का जो आयतन होगा वो ठोस गोले के आयतन के बराबर होगा। और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। तो ये इसका आयतन इसके बराबर होगा। अब भाई 1/3 पाई मतलब बटे 3 पाई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बटे 3 पाई। अब यहाँ पर है आर स्क्वायर और यहाँ पर है आर क्यूब, है ना। ये है शंकु की त्रिज्या, इसे R1 मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। यहाँ से हमें क्या निकालनी है, गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो R1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2.8 गुणा 2.8 और ब्रैकेट में 5.4 प्लस 5.8 है, तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 5 5 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा 11.2। और ये किसके बराबर है, 4 गुणा आर की क्यूब। तो ये 4 जो है ये इसके अपोन में आ जाएगा। बस इसको अब क्या कर लेंगे, आर की क्यूब यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये 4 से ये कितनी बार चला जाएगा भाई, 4 दूनी 8 और बचा कितने, 4 अट्ठे 32, 2.8। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2.8 मल्टीप्लाई बाई 2.8 मल्टीप्लाई बाई 2.8, और ये किसके बराबर है, आर की क्यूब के। तो ये हो गया 2.8 की क्यूब इधर, और ये हो गया आर की क्यूब। तो यहाँ से आर की वैल्यू सिंपल आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.8 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू आ गई, गोले की त्रिज्या आ गई, है ना। अब हमें क्या बताना है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो गोले की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, ये आ गई
2.8 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ये फॉर्मूला होता है। आर की वैल्यू सिंपल हम यहाँ पर रख देंगे, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7 लेनी है। तो यहाँ से हमारा जो है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 गुणा पाई की वैल्यू लेनी है 22/7 और आर की वैल्यू लेनी है 2.8 और स्क्वायर है तो गुणा 2.8। 7 चौक 28.4 बार चला जाएगा और 4 की 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1.6 और 1.6 की आप 22 से गुणा करोगे तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 कितना आ जाएगा 35 और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो ये आ जाएगा 35.2 और गुणा में क्या है 2.8। बस अब इसकी क्या करनी है, हमें गुणा करनी है, मतलब 35.2 की 2.8 से हमें गुणा करनी है। तो अब आप अपने ऑप्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट देखिए सब में अलग अलग है ना। जब सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है तो ये पूरी मल्टीप्लाई हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम सिर्फ इकाई के अंक से ही अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जब 8 की 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, मतलब यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखिए 6 यूनिट डिजिट सिर्फ डी ऑप्शन में है, इसलिए यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आपको पूरी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है जिससे कि आपका जो है टाइम सेव हो सके एग्जाम में, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ 27 क्वेश्चन है भाई, 2 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 14 दिन में पूरा करने के लिए 7 महिलाओं के साथ कितनी और महिलाओं को काम पर लगाना चाहिए। तो ये है 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ये किसी काम को कितने दिन में करती हैं 30 दिन में कर सकती हैं, जबकि 5 पुरुष 5 मैन प्लस 4 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं भाई 15 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ से हम जो है मैन और वुमेन मतलब पुरुष और महिला की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इनके कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे। कैसे, 15 से 30 चला जाएगा 2 बार, तो 2 की अंदर गुणा होगी तो 2 दूनी 4m प्लस 2 तिया 6m और ये किसके बराबर है 5m प्लस के 4w, है ना। ये m नहीं है w है ना, वुमेन की बात हो रही है w। तो ये 4m है और ये 5m है, तो ये 4m इधर जाके किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो 6m है 6w है इधर और ये है 4w। ये 4w जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2w हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2w। तो यहाँ से मैन अपॉन w, ये w अगर अपॉन में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/1। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया इनके कार्य करने की क्षमता, मतलब मैन 2 काम करते हैं जबकि वुमेन करती है 1 काम, इनकी क्षमता है ना। इनकी एफिशिएंसी आ गई, मैन की आ गई 2 यूनिट और वुमेन की आ गई 1 यूनिट। अब इससे हम टोटल काम निकाल सकते हैं। अगर मैन और वुमेन की जो ये क्षमता है इसको हम या तो यहाँ पर रख दें या फिर यहाँ पर रख दें, किसी भी क्वेश्चन में रख दें, तो हमारी जो है टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास। तो 2 रखना है m की जगह और w की जगह रखना है 1, रख लेते हैं भाई। तो 2 की m की जगह क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 दूनी 2 की 2 से गुणा करोगे 4 और 3 w की जगह क्या रखना है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 3 की 1 से गुणा करोगे प्लस 3 और गुणा में क्या है, गुणा में बाहर था 30, तो 4 3 7, 7 की 30 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 210। तो टोटल वर्क कितना आ गया 210। अब हमें क्या बताना है भाई, उसी काम को 14 दिन में पूरा करने के लिए 7 महिलाओं के साथ कितनी और महिलाओं को काम पर लगाना होगा। जो महिलाएं हैं उनकी कार्य करने की क्षमता कितनी है 1 यूनिट पर डे, है ना। टोटल काम कितना है हमारा 210 और इसको कितने दिन में करना है 14 दिन में। किसके साथ, एक तो 7 महिलाएं हों प्लस x महिला और जोड़नी है, मतलब 7 महिलाओं के साथ कितनी और महिलाएं जोड़नी है। तो 7 तो हमारे पास पहले से ही है, प्लस और उसमें कितनी जोड़नी है ये हमें बताना है। तो 14 से 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 2 से ये चला जाएगा 15 बार, तो 15 बराबर 7 प्लस x आ जाएगा, है ना। ये 15 बराबर 7 प्लस x और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15 में से 7 माइनस करोगे 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो हमें 7 महिलाओं के साथ 8 और महिलाओं को काम पर लगाना होगा जिससे कि टोटल वर्क 14 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भाई, एक नाव 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल एक सही 1/4 घंटे में जा सकती है और 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एक सही 1/3 घंटे में जा सकती है। स्थिर जल में 10.5 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो नाव जो है 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है ना,
तो धारा के अनुकूल जा रही है तो ये हो जाएगा x प्लस बाई, और कितना समय ले रही है, एक सही 1/4 घंटे, तो 4 ही करना 4 और 1 5, 5/4 घंटे। दूसरी कंडीशन में ये होगी आपकी क्वेश्चन है। दूसरी कंडीशन में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 8 किलोमीटर जा रही है और धारा के प्रतिकूल, तो ये हो जाएगा x माइनस के बाई, जहां पर x क्या है, x है नाप की चाल और बाई है धारा की चाल, है ना। ये कितना समय लेती है, एक सही 1/3 घंटे, तो 3 ही करना 3 और 1 4, तो हो जाएगा 4/3 घंटे। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे, इससे हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई 5 से 10 2 बार और 4 से 8 2 बार। तो अगर हम पहली इक्वेशन को बात करें तो 4 की 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर किसके हो जाएगा, x प्लस बाई के। और सेकंड इक्वेशन से 3 की 4 से 8 कितनी बार गया, 2 बार गया, है ना। तो 3 की 2 से गुणा करोगे तो 6 बराबर x माइनस के बाई। तो x प्लस बाई बराबर 8 और x माइनस के बाई बराबर 6। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो बाई से बाई कैंसिल आउट, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 6 14 बराबर 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 7। जब हम x की वैल्यू को अगर हम इस वाली इक्वेशन में रख दे 7, तो यहाँ से बाई की वैल्यू भी निकल जाएगी, बाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, x की आ गई 7 और बाई की आ गई 1, जहाँ पर x है नाप की चाल और बाई है धारा की चाल, है ना। ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या बताना है, स्थिर जल में 10.5 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो स्थिर जल है ना, तो उसमें धारा की ना तो जो स्पीड है ना तो ऐड होगी ना माइनस होगी, क्योंकि शांत जल की बात हो रही है, उसमें सिर्फ जो आपकी बोट की स्पीड है ये काउंट होगी। तो 10.5 किलोमीटर जाना है और किस स्पीड से, धारा की जो सॉरी नाप की स्पीड लेनी है तो 7 की स्पीड से जाना है। तो कितना समय लगेगा, ये 7 ही का ना 7 और कितना बचेगा भाई 3, 7 पंजे 35, 1.5 घंटा लगेगा। तो 1.5 घंटा लगेगा, तो एक सही 1/2 ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है भाई पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक का 85% हिस्सा 9 घंटे में भर जाता है। सी अकेले पूरा टैंक खाली कितने समय में करेगा, ये आपको बताना है। तो ये है पाइप ए, ये है बी और ये है सी, और सी है खाली करने वाला। ए जो है पूरे टैंक को कितने समय में भर सकता है, 12 घंटे में, और बी 15 घंटे में। तो 12 और 15 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और 12 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ से हमारी जो है ए बी और सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो ए जो है टोटल काम करता है 12 घंटे में, टोटल काम है कितना, 60 घंटे। तो पर घंटे का काम कितना आ जाएगा, 60 को 12 से भाग करोगे तो 5 यूनिट पर डे पर घंटे, है ना। ऐसे ही बी का काम निकल जाएगा, तो 60 को 15 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब ए पर घंटे कितना काम करता है, 5 यूनिट, बी पर घंटे काम करता है 4 यूनिट, और टोटल काम कितना है, 60 यूनिट हमें करना है। अब भाई पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है ना, ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी जो है खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और टैंक का 85% हिस्सा 9 घंटे में भर जाता है, तो टोटल जो टैंक की क्षमता है वो कितनी, वो है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट और 85% हिस्सा जो है भर जाता है, तो 60 का 85% कितना हो जाएगा, तो 85/100। तो 1 0 से 1 0। अब ये 5 दूनी 10 और ये कितनी बार, 17 बार चला जाएगा, और 2 से 3 बार, तो 17 या 51 कितना हो जाएगा, 51 यूनिट हो जाएगा, है ना। 9 घंटे में जब तीनों पाइप ए बी और सी खोले जाते हैं तो टैंक का कितना भाग भर जाता है, 51 भाग भर जाता है, जबकि टोटल क्षमता थी कितनी, 60 थी, है ना। 60 यूनिट उसकी टोटल क्षमता थी। जब तीनों को 9 घंटे के लिए खोला जाता है तो 51 भर जाता है ना। तो अब देख लेते हैं ए और बी जो है मिलके जब 9 घंटे चलेंगे तो कितना पानी भी भर सकते हैं, क्योंकि पर घंटे ए भरता है 5 यूनिट और पर घंटे बी भरता है 4 यूनिट। तो 5 + 4 9 यूनिट भरेंगे, दोनों जब मिलकर चलेंगे 1 घंटे में। और ये कितने समय के लिए खुलते हैं, 9 घंटे के लिए चलते हैं। तो 9 × 9 = 81 यूनिट। मतलब जब ए और बी को एक साथ खोला जाता है 9 घंटे के लिए तो वो कितना पानी भर सकते हैं, 81 यूनिट भर सकते हैं, 81 यूनिट भर सकते हैं। लेकिन पानी भरा कितना गया है, सिर्फ 51 यूनिट। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि इनके साथ एक सी पाइप भी खोला गया था, जबकि सी पाइप जो है टैंक को खाली करने वाला है। ये दोनों तो टैंक को भर रहे थे, जबकि सी जो है टैंक को खाली कर रहा था, इसलिए ये 81 यूनिट ना भर के 51 यूनिट ही भरा गया।
तो ये जो कम भरा गया वो किसकी वजह से भरा गया, सी की वजह से भरा गया। तो 81 में से 51 माइनस करोगे 30 यूनिट। तो ये जो 30 यूनिट है ये सी ने 9 घंटे में जो है खाली कर दिया, है ना। 9 घंटे में सी ने कितना खाली कर दिया, 30 यूनिट कर दिया। तो इससे हम उसकी जो है 1 घंटे की जो है एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि सी जो है 1 घंटे में कितना टैंक खाली करता है, क्योंकि हमें ये बताना है कि सी पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लेगा। अगर हम 1 घंटे का काम निकाल ले तो फिर तो टोटल काम को उसके 1 घंटे के काम से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल समय कितना लगेगा। तो सी 9 घंटे में 30 यूनिट खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई, 30/9 यूनिट। तो 3 3 9 और 3 से ये चला जाएगा 10 बार। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 10/3 यूनिट जो है खाली करेगा सी, है ना। ये सी करेगा 1 घंटे में 10/3 यूनिट खाली। टोटल करना कितना खाली है, 60 यूनिट करना है। तो 60 को इससे भाग कर देंगे 10 और अपॉन 3 है तो ऊपर चला जाएगा गुणा में। तो 1 0 से 1 0 6 18, ये कितना हो जाएगा 18 घंटे। तो सी अकेला पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा, 18 घंटे लेगा। इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक दक्ष है, बी अकेले काम का 1/4 हिस्सा पूरा करता है और ए और सी मिलकर शेष काम को पूरा करते हैं। जब सी बी से 60% कम दक्ष है तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ये है भाई ए बी और सी, 3 लोग हैं। बी जो है ए से 25% अधिक दक्ष है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। मतलब अगर ए 4 काम करता है तो बी कितना काम करता है, 5 काम। ऐसे ही सी बी से 60% कम दक्ष है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। तो बी अगर 5 काम करता है तो सी कितना कम करता है, उससे 60% कम, मतलब 3 कम करता है तो 2 काम करता है। तो सी कितना काम करता है, 2 काम। तो ए 1 दिन में करता है 4 काम, बी 1 दिन में करता है 5 काम और सी 1 दिन में करता है 2 काम, है ना। ये हमने पता कर लिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो भाई बी ने अकेले काम का 1/4 हिस्सा पूरा करता है और ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए जो है कंप्लीट काम 25 दिन में कर सकता है और ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है और टोटल काम करने में उसने दिन कितने लिए, 25। तो टोटल काम होगा कितना, 4 की 25 से गुणा करोगे तो 25 चौका 100। तो टोटल काम है 100, क्योंकि ए 1 दिन में 4 यूनिट काम करता है और टोटल उसे दिन लगते हैं 25, तो इसलिए टोटल काम कितना होगा, 100 यूनिट काम होगा। अब भाई बी ने अकेले काम का 1/4 हिस्सा पूरा कर लिया है, तो टोटल काम है कितना, 100 का 1/4 कितना होगा, 25। और ये 25 काम किसने किया, बी ने किया। तो बी को 25 काम करने में कितने दिन लगेंगे, क्योंकि बी 1 दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। तो 25 यूनिट काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो बी को 5 दिन लगेंगे 25 यूनिट काम करने में। अब भाई ए और सी मिलकर शेष काम पूरा करते हैं, तो 100 में से 25 काम तो बी ने कर दिया, बचा हुआ कितना है, 75। अब ये 75 काम कौन करेंगे, ए और सी मिलकर दोनों करेंगे। तो ए 1 दिन में काम करता है 4 यूनिट, सी 1 दिन में काम करता है 2 यूनिट। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 4 + 2 6 यूनिट। तो दोनों मिलकर 1 दिन में काम करेंगे 6 यूनिट, करना कितना है, 75 यूनिट काम। तो 75 यूनिट काम करने में उन दोनों को कितने दिन लगेंगे, तो 75/6। तो 3 दूनी 6 और ये कितनी बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो 12.5 दिन लगेंगे। ए और सी को 75 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, 12.5 दिन लगेंगे। लेकिन हमें क्या बताना है, पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो शेष काम, मतलब 75 काम को करने में लगे 12.5 दिन, और जो बचा हुआ 25 काम था जो पहले ही बी ने कर लिया था उसे उसको करने में कितने लगे थे, 5 दिन। तो 12.5 में 5 जोड़ दोगे तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 17.5 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 17.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। तो ये भाई हमने कर लिए हैं 30 क्वेश्चन हेड क्लर्क वाले। हेड क्लर्क के 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बचे हुए 10 क्वेश्चन और हैं, उसे हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और ये पेपर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। और शाम को 9 बजे हम रोज करते हैं यही DSSS के प्रीवियस ईयर पेपर के रीजनिंग वाले पार्ट को, है ना। तो आप शाम को 9 बजे लाइव जुड़ सकते हैं रीजनिंग के क्लास में। तो चलिए मिलते हैं शाम को 9 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।